आज हम लोग बात करेंगे टुवर्ड्स ए न्यू रिलेटिविटी। इसका पहला वीडियो में हम लोग बात किए थे एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट, कोपरनिकस का कॉन्सेप्ट, गैलीलियो, न्यूटन किस ढंग से रिलेटिविटी को आगे बढ़ाए थे। लेकिन जहाँ तक न्यूटन पहुँचे थे वहाँ तक पहुँचने के बाद भी बहुत सारा क्वेश्चंस उनका थ्योरी को लेकर के लोगों के मन में अराइज हुआ। पहला क्वेश्चन अराइज हुआ, जैसे उनके अनुसार दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लॉज ऑफ मैकेनिक्स इक्वली वैलिड होता। मीन्स अगर दो फ्रेम हमारे पास इनर्शियल है तो मैकेनिक्स का नियम फ्रेम S1 में मान S में जो होगा फ्रेम S' में भी वही हम लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन एक सवाल लोगों के मन में आया, जो अगर एक फ्रेम जैसे S फ्रेम रुका हुआ है और S' फ्रेम हमारा घूम रहा, तब भी क्या फिजिक्स का जो मैकेनिक्स का जो नियम है तब भी क्या दोनों फ्रेम में वैलिड रहेगा, सेम रहेगा? ये एक सवाल अराइज हुआ। दूसरा एक सवाल था ग्रेविटेशन को लेकर के, जो न्यूटन्स के अनुसार एक प्लैनेट या एक हेवनली बॉडी और एक हेवनली बॉडी पे फोर्स लगा रही है, और हम जानते हैं दोनों हेवनली बॉडी एक दूसरे से बहुत बहुत दूर है। जैसे टेक फॉर एग्जांपल सन और अर्थ के बीच में दूरी ले लें तो 15 करोड़ किलोमीटर नियरली, यह है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो सन वहाँ पर है, अर्थ यहाँ पर है। सन से अर्थ तक लाइट पहुँचने के लिए 500 सेकंड का समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड। तो लाइट इतना स्पीड ट्रैवल करता है, लेकिन फिर भी उसको इतना टाइम लगता है। तो कैसे सन और अर्थ के बीच में एट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल एट्रैक्शन काम कर रहा है, वो भी इंस्टेंटनियसली वो काम कर रहा है। मीन्स एकदम सन वहाँ से फोर्स लगाया और फोर्स अर्थ तक पहुँच गया, समय भी नहीं लगा, पहुँच गई। ये तो हम खाली सन अर्थ का बात कर रहे हैं। अगर सन के साथ जुपिटर या सैटर्न या और प्लैनेट का अगर बात करें तो डिस्टेंस आप लोग जानते हैं कितना ज़्यादा डिस्टेंस है। तो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही तो सारा प्लैनेट घूम रहे हैं। तो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना जल्दी उन सारे प्लैनेटों पर कैसे पहुंच जाता है? मीन्स इंस्टेंटेनियस एक्शन एट डिस्टेंस क्या पॉसिबल है? न्यूटन के अनुसार तो हाँ, लेकिन क्या चीज़ है जो इतना फास्ट, लाइट से ही फास्ट स्पीड में ट्रैवल करके सन क्या छोड़ता है जो जिसके चलते वो दूसरा प्लैनेट को अट्रैक्ट करता है? ये कुछ कुछ सवाल थे। तब तक फिजिक्स में जब न्यूटन जो आए थे, न्यूटन के अनुसार एब्सोल्यूट रेस्ट बोल करके भी कुछ चीज हो सकता है। लेकिन न्यूटन के ज़माने तक यूनिवर्स को जितना दूर देखा जा सकता था देखा गया था। सब कुछ चीज मोशन में है, तो क्या ऐसा चीज, माने कोई भी चीज रेस्ट में नहीं है, तो किस फ्रेम को हम लोग एब्सोल्यूट फ्रेम मानेंगे, रेस्ट का फ्रेम मानेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में हम हर फ्रेम का जो वेलोसिटी या दूसरा चीज हम लोग निकाल सकते हैं। न्यूटन को लगता था अभी हम लोग को मिला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा फ्रेम होगा जो कि एब्सोल्यूट रेस्ट में है। तो ये एक सवाल लोगों के मन में था, जो भी चीज़ देख रहे सभी तो मोशन में है, एब्सोल्यूट सब मोशन में, रिलेटिव मोशन में। रिलेटिव मोशन ये न्यूटन ही मानते थे, लेकिन फिर भी एब्सोल्यूट रेस्ट फ्रेम भी है, ये न्यूटन का धारणा था। उसके बाद जो एब्सोल्यूट रेस्ट में अगर कुछ चीज़ है, एब्सोल्यूट स्पेस में, एब्सोल्यूट रेस्ट में कुछ चीज़ अगर है, तो पहला मोशन कैसे स्टार्ट हुआ? तो न्यूटन को एक समय जब पूछा गया था, जो ठीक है एक्सटर्नल फोर्स के कारण ही मोशन होता है, मीन्स एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, उस रेस्ट से उसको मूव कराने के लिए न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, इसके पहले जो एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट था वो अलग था, वो बोले थे फोर्स क्रिएट मोशन। लेकिन न्यूटन के अनुसार फोर्स एक्सेलरेट मोशन, ये दो अलग अलग चीज़ हैं। न्यूटन का पहला नियम, जैसे एरिस्टोटल के अनुसार कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्मली भी चल रहा तब भी बाहर से फोर्स चाहिए,
लेकिन न्यूटन के अनुसार यूनिफॉर्मली चलने के लिए फोर्स नहीं चाहिए, फोर्स चाहिए अगर वेलोसिटी को बढ़ाना है, वेलोसिटी को घटाना है तो फोर्स चाहिए। लेकिन न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, जो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, जैसे एब्सोल्यूट फ्रेम में एब्सोल्यूट रेस्ट में, तो रेस्ट में जो बॉडी है वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन में है वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो जो बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट में है तो वो मोशन में आने के लिए एक्सटर्नल फोर्स तो लगा होगा। तो अगर हम लोग सन का, अर्थ का, प्लैनेट का, हेवनली बॉडी के बारे में अगर बात करें तो कौन ऐसा है जो पहला उसको मोशन दिए होंगे? न्यूटन का थ्योरी में ये चीज़ नहीं है। कहीं ना कहीं रेस्ट में अगर कोई बॉडी है तो रेस्ट से मोशन में लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। लेकिन कौन एक्सटर्नल फोर्स दिए थे, फर्स्ट इम्पल्स कौन दिए थे, प्राइम मूवर कौन है? तो न्यूटन के अनुसार फर्स्ट इम्पल्स क्रिएटेड बाय प्राइम मूवर, ये वो बोल दिए थे। तो हु इज प्राइम मूवर? वो भगवान को नहीं मानने के बावजूद भी उनका थ्योरी में कुछ लिमिटेशन था, जिसके चलते ये कॉन्सेप्ट आ गया प्राइम मूवर का। तो उस समय के जो वस्तुवादी दार्शनिक थे, वस्तुवादी दार्शनिक, खास करके जो टोलेंड, हॉलबैक, ये न्यूटन का थ्योरी का वीकनेस को लेकर के कुछ क्रिटिसिज्म उन्होंने किए। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, न्यूटन के समय में ही न्यूटन लाइट को पार्टिकल्स का बीम मानते थे, लेकिन उस समय हाइजेंस का एक वेव थ्योरी भी आ गया। हाइजेंस का वेव थ्योरी के बाद फ्रेजनेल, फ्रॉनहोफर, ये सब वेव ऑप्टिक्स को और एडवांस किया और फाइनली 1865 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक और ऑप्टिक्स के सारे चीज़ को यूनाइटेड किए। खास करके ऑयस्टेड, कूलम्स, फैराडे, लेंज, ये सारा जो जितना भी एक्सपेरिमेंट हुआ था, जितना भी नियम ये लोग निकाले थे, ऑयस्टेड या कूलम्स, फैराडे, सबको वो कंबाइन किए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वो निकाले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और ऑप्टिक्स को एक साथ वो मिलाया। मैक्सवेल का जो इक्वेशन अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग ऊपर क्लास में इनका इक्वेशन को हम लोग पढ़ेंगे, उनका इक्वेशन में लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ऐसा आ रहा, और लाइट का वेलोसिटी फाइनाइट है और कांस्टेंट है वैक्यूम में, और वो डिपेंड नहीं करेगा कोई भी सोर्स या ऑब्जर्वर के मोशन के ऊपर। गैलीलियन रिलेटिविटी में कुछ हम लोग अलग देखे थे। गैलीलियन रिलेटिविटी में अगर हम लोग देखे थे, कोई बॉडी, जैसे कार 50 किलोमीटर के स्पीड से जा रही है और कार के ऊपर में अगर हम टॉर्च मार रहे हैं तो अभी जो ग्राउंड में जो आदमी खड़ा है उसको दिखेगा, टॉर्च से जो लाइट निकल रहा है उसका स्पीड दिखेगा, कार का स्पीड प्लस लाइट का स्पीड, मीन्स सी लाइट का स्पीड है, वी कार का स्पीड है, सी प्लस वी, ऑपोजिट डायरेक्शन होने से सी माइनस भी। लेकिन मैक्सवेल का इक्वेशन में आ गया जो लाइट का वेलोसिटी है 1/√μ0 और ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। तो ये थोड़ा अलग चीज़ आ जा रहा। इवन कि मैक्सवेल का थ्योरी जो था, इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किए हर्ज जब इसको वेरीफाइड किए तब मैक्सवेल का थ्योरी पूरी कंफर्म्ड हो गया। अब मैक्सवेल का थ्योरी और न्यूटन का थ्योरी में एक कन्फ्लिक्ट अराइज हो गया। वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितना भी है, ये ना मीडियम के ऊपर ना सोर्स के ऊपर वो डिक्रीज कर रहा है। और वो जो गैलीलियन रिलेटिविटी में या न्यूटन मैकेनिक्स में यू प्लस माइनस भी जो होता था, ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स में यू प्लस माइनस भी के आधार पर चलता था, लेकिन लाइट के साथ कोई भी चीज़ प्लस माइनस नहीं होगा वैक्यूम में, ये बता रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ लाइट ये अपर लिमिट है। कोई भी मूविंग बॉडी एम्प्टी स्पेस में जो वेलोसिटी गेन करेगा वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट, दिस इज द अपर लिमिट। ये आइंस्टाइन के ज़माने में ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा एडवांस हुआ। जो मैं पहले ही बोल रहा था, जो न्यूटन का जो कॉर्पोस्कुलर जो थ्योरी है, उन्होंने माना था जो बीम्स, लाइट का बीम में बहुत सारा पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स का नाम उन्होंने कॉर्पोस्कल्स दिया था। लेकिन हाइजेंस का वेव थ्योरी उनके ज़माने में आया और फिर इसको तो बहुत ही एडवांस किया। लेकिन लाइट अगर वेव है तो वेव को तो मीडियम चाहिए, और ख़ास करके
फ्रेजनेल, फ्रॉनहोफर, फुकल्ट, ये लोग आ करके न्यूटन का लाइट का थ्योरी का बहुत सारा खामियां निकाले। उसके बाद जब लाइट में हम लोग देखे बहुत सारा फेनोमेना, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, और खास करके मैक्सवेल का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, और कुछ डाउट रहा नहीं जो लाइट एक वेव है। लेकिन वेव को जाने के लिए तो मीडियम चाहिए। तो फाका स्पेस में क्या मीडियम है ना, एक नाम दिया गया ईथर मीडियम, एक नाम दिया गया। लेकिन मैक्सवेल के इक्वेशन में ईथर के एग्जिस्टेंस को लेकर के कि हालांकि डाउट था ईथर है कि नहीं, और ईथर का वेलोसिटी अर्थ का वेलोसिटी ईथर के रेस्पेक्ट में कितना होगा, और कहीं वही जो एब्सोल्यूट फ्रेम की बात जो न्यूटन कर रहे थे वो कहीं ईथर तो नहीं है। ये सारे चीज़ को लेकर के एक्सपेरिमेंट हुआ जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात किए। माइकलसन पहले किए 1881 में, उसके बाद मोरले के साथ, और उसके बाद बहुत सारा वैज्ञानिक मिल करके ये एक्सपेरिमेंट किए वेलोसिटी ऑफ अर्थ विथ रेस्पेक्ट टू ईथर। लेकिन उसमें नेगेटिव रिजल्ट आया, और नेगेटिव रिजल्ट का व्याख्या भी हम एक वीडियो में किए हैं। मेरा रिक्वेस्ट है उस वीडियो का आप लोग जरूर देखिए। खास करके उसमें हम लोग देखें जो लॉरेंज और फ्यूजरल पॉस्टुलेट्स, कुछ उन लोग पॉस्टुलेट्स किए, पॉस्टुलेट निकाले, वो है जो बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा उस डायरेक्शन में उसका लेंथ थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब हम लोग देखें, हम उस वीडियो में बताए हैं, खास करके माइकलसन इंटरफेरोमीटर में इधर में जो लेंथ मिरर रखा हुआ था, इधर में जो मिरर रखा हुआ, दोनों का लेंथ हम लोग सेम लिए थे। लेकिन दोनों का लेंथ डिफरेंट रख करके अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग, तो ये जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का जो फॉर्मूला दिए थे उसके अनुसार जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आना चाहिए, खास करके जो फ्रिंज का जो शिफ्ट होना चाहिए, वो देखने को नहीं मिला। तो नेगेटिव रिजल्ट को व्याख्या करने का जो लॉरेंज जो प्रयास किए थे वो सही साबित नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद हम लोग बात करेंगे, लॉरेंज डेवलप्ड किए थे 1895 में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, पढ़ेंगे हम लोग आगे, हम लोग पढ़ेंगे। वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बोल रहे हैं, और कोई भी बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करता है उस डायरेक्शन में उसका लेंथ थोड़ा सा घट जाता है ड्यू टू द प्रेशर ऑफ ईथर। ये था उनका कॉन्सेप्ट। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन सचमुच होता है, लेकिन लॉरेंज जो बोल रहे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वो किसके चलते होता है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है ईथर का प्रेजेंस के चलते, ईथर उस बॉडी पे एक प्रेशर देता है बोल के उस डायरेक्शन ऑफ मोशन में उसका लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। आइंस्टाइन भी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का बात किया, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन लॉरेंज का था वो बोले लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है ईथर का प्रेशर के चलते। एल्बर्ट आइंस्टाइन बोले नहीं, ईथर का प्रेशर के चलते नहीं, ईथर हालांकि होता ही नहीं है। तो हम लोग देखेंगे जो खास करके कैसे नेगेटिव रिजल्ट को व्याख्या करने का बहुत सारा प्रयास किया गया, पॉइंकर के द्वारा भी किया गया, लेकिन सारा फेल्योर रह गया। क्योंकि एक तरफ न्यूटन का मैकेनिक्स कुछ अलग रिजल्ट शो कर रहा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कुछ अलग हो रहा। तो एक थ्योरी हम लोग को ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें न्यूटन का जो मैकेनिक्स हो या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हो वो फिट बैठ पाए। इसके साथ साथ जो माने उलोंग का जो प्रयास हुआ, खास करके न्यूटन का थ्योरी को बचाना और मैक्सवेल का थ्योरी को भी बचाने का जो प्रयास हुआ था, उस दौरान जो मैक्सवेल का थ्योरी को लेकर के लोग मानते थे जो मैक्सवेल जो इक्वेशन दे रहे जिसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट फाइनाइट है, वो न्यूटन का एब्सोल्यूट फ्रेम में है, ईथर फ्रेम में लाइट का वेलोसिटी फाइनाइट है। लेकिन ये सही है कि गलत है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सही है कि न्यूटनियन का मैकेनिक्स सही है, या न्यूटन का मैकेनिक्स से जो चीज़ आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से जो चीज़ आ रहा, दोनों अलग आ रहा? कैसे दोनों अलग चीज़ को हम लोग देखेंगे? क्या कोई न्यू थ्योरी लाने की दरकार है जी जो थ्योरी ये दोनों को एकत्रित कर सकता है, या तो ऐसा हम लोग को मानना पड़ेगा जो न्यूटन का जो कॉन्सेप्ट स्पेस टाइम और मोशन को लेकर के जिसके आधार पर गैलीलियन रिलेटिविटी था, ये सारा चीज़ को खारिज करके हम लोग को एक न्यू रिलेटिविटी की तरफ हम लोग को जाना पड़ेगा। ये भी सवाल उस दौरान था। जो मैक्सवेल जो बोल रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से जो आ रहा वो सही है
कि न्यूटन या गैलीलियन रिलेटिविटी में जो बात आ रहा वो सही है। अगर दोनों सही है तो दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन आ क्यों रहा, कौन सही है? तो या ये जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें कि न्यूटन का लॉ जो इन्वेरिएंट है, इस लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में जब हम लोग देखेंगे, हम लोग अभी तक बात नहीं किए, देखेंगे हम लोग जब मैक्सवेल्स का इक्वेशन जब हम लोग डालेंगे तो देखेंगे वो वेरिएंट है। तो इसका मतलब कौन सही है? या तो कहीं ऐसा तो नहीं है जो गैलीलियन का जो ट्रांसफॉर्मेशन इसी को पूरा पूरी बदल देना पड़ेगा, न्यूटन का कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस टाइम रिलेटिविटी इसको बदल देना पड़ेगा। तो ये सारा चीज सवाल के रूप में उस दौरान था। ये सारे सवाल को जवाब देने के लिए एक पेटेंट ऑफिस का क्लर्क, मात्र 25 साल उनका उम्र है, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जीनियस एल्बर्ट आइंस्टाइन, कैसे हम बात किए पिछला मेरा वीडियो में, जो वो अपना 2 क्रांतिकारी पॉस्टुलेट्स दिए और वही क्रांतिकारी पॉस्टुलेट्स के आधार पर स्पेस टाइम मास रिलेटिव मोशन और उसके बाद बहुत साल के बाद ग्रेविटेशन को साइंटिफिकली समझा जा सकता है, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लाया था। जो स्पेस टाइम मास ये सारा चीज को लेकर के, एनर्जी को लेकर के जो धारणा था, न्यूटन, गैलीलियो, किपलर्स ये बहुत दूर तक एडवांस किए थे, लेकिन एकदम सही ऑब्जेक्टिव रियलिटी हम लोग के सामने तक आया नहीं था जब तक कि साइंटिफिक वर्ल्ड में एल्बर्ट आइंस्टाइन का आविर्भाव नहीं हुआ था। एल्बर्ट आइंस्टाइन आने के बाद स्पेस टाइम और रिलेटिव मोशन को लेकर के हमारा कॉन्सेप्ट और एडवांस हुआ, जो कि हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम लोग आगे का वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।